आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? कैन यू लिसन मी? ओके। मैं माजरत चाहता हूँ, डिस्कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम हो गया था कुछ। ग्रिड की बात कर रहे थे हम। ये ग्रिड का पता होना ज़रूरी है। बाद में जब जब आप स्टडीज़ कर रहे हो तो तब तब आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या कुछ पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ रहती है, कौन कौन सी चीज़ हो गई है। तो एक फैक्ट्री ओवरहेड का चैप्टर है, एक लेबर का चैप्टर है, एक रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री का चैप्टर है, एक फिनिश गुड की इन्वेंट्री वैल्यूएशन है। फिनिश गुड की इन्वेंट्री वैल्यूएशन पहले एज सच नहीं पूछी जा रही होती थी। ये फर्स्ट टाइम स्प्रिंग 23 में पूछी गई, फिर कुछ थोड़ा बहुत इसका ऑटम 23 में भी तड़का लगा। ये अब एक कह लें कंटिन्यूस ये वाला एरिया जो है ये, या फिर कह सकते हैं रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी वैल्यूएशन, ये अब एक हिसाब से मस्ट टॉपिक बन गया है इस ग्रिड में से। जॉब और सर्विस कॉस्टिंग है, ये हमारा ग्रिड ए मुकम्मल हो गया। अब ये ग्रिड है सबसे लेंथी ग्रिड। इसके अंदर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी ऐसी चीज मौजूद है कि कोई टॉपिक ना पूछे वो।
हल्का फुल्का सा चांस है। ग्रिड भी बहुत शॉर्ट ग्रिड है, 20 से 30 मार्क्स का। इसके अंदर मेजरली 3 चैप्टर्स, मैं इन्हें 3 गिनता हूँ। आप 4 गिनना चाहें 4 गिन सकते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग का एक चैप्टर है, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, मैं इन दोनों चैप्टर्स को एक ही गिनता हूँ, मैंने इकट्ठा लिख दिया है। स्टडी टेक्स्ट में इसके 2 चैप्टर्स हैं। इसी तरह से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस, मैं इन दोनों को भी एक गिनता हूँ। तो 1, 2 और 3 टॉपिक मेजरली हो गए। चौथा टॉपिक जो है कॉस्ट फ्लो का, ये ओवरऑल एक जनरल सा टॉपिक है जो कि कभी कोई 10-12 साल से नहीं आया उस तरीके से, लेकिन बेस हमारी यहीं से ही बनेगी, कॉस्ट फ्लो से। अगली चीज के ऊपर जाएं तो तीसरा ग्रिड है ग्रिड सी। इसमें 3 टॉपिक्स, अगर मैं टॉपिक वाइज चलूं तो कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट। एक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं कि हम कब खरीदें, कितना खरीदें और कितने अरसे बाद खरीदें। फिर आपकी तीसरे नंबर पर एक रेलेवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग में आ जाती है, और डिसीजन मेकिंग में बाकी के डिसीजंस आ जाते हैं। तो ये आपके 3 मेजर टॉपिक्स आप कह सकते हैं हमारे इस ग्रिड में से हैं। अगर हम पास पेपर एनालिसिस ऑटम 23 तक की बात करें तो जो ग्रिड सी है इसमें से एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट का टॉपिक, एक डिसीजन मेकिंग का और एक सीवीपी का। तो वो कह सकते हैं हर अटेम्प्ट के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक वो एज सच टेस्ट कर रहा है। ये 2 टॉपिक्स तो मस्ट के ऊपर चले जाते हैं, और सीवीपी को एक अटेम्प्ट ऐसी आई है जिसमें उसने नहीं पूछा। अगर हम बात करें कि इसकी एवरेज तो 35 है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसके एनालिसिस लगाएं तो ये मैक्सिमम के ऊपर तकरीबन जा रहा है। तो ये वाला ग्रिड अपनी मैक्सिमम लिमिट को टच कर रहा है। ग्रिड बी, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। इसमें नॉर्मली बारियां लगती हैं, एक अटेम्प्ट में एक आया तो दूसरी में दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, इस तरीके से चलता रहा लेकिन कोई लाजमी नहीं है, रेपिटेशन भी हो सकती है। वेरिएंस एनालिसिस और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो ये एक टॉपिक ये हो गया, मींस आना ही आना है। दूसरा टॉपिक ये हो गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, तो ये भी आना ही आना है। तो ये तो हो गया मस्ट टॉपिक्स यू कैन से। एक टारगेट कॉस्टिंग है। टारगेट कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जो कि मर्ज होता है प्लस लेबर के साथ, ये मर्ज हो जाता है आपकी रेलेवेंट कॉस्टिंग के साथ। तो इस चैप्टर के 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन कह सकते हैं वो होता है, बाकी इंक्लाइंड दूसरे टॉपिक पे हो जाता है। तो जहां पर इंक्लाइंड किसी और टॉपिक में है तो वो मैंने नहीं लिखा हुआ, वो बनता भी नहीं है यहाँ पर हम इसको लिखें। तो अगर इस ग्रेड को देखा जाए तो ये आपकी एवरेज और मैक्सिमम के ऊपर जा रहा है, तो ये भी नियर टू मैक्सिमम के ऊपर है। उससे अगली बात करें, पहला ग्रेड। पहला ग्रेड पहले ये चीज नहीं पूछी जाती होती थी। क्यों नहीं पूछी जाती होती थी, ये पिछले 2-3 अटेम्प्ट से क्यों पूछी जा रही है? उसकी रीजन ये है कि पहले ये जो टॉपिक था इन्वेंट्री वैल्यूएशन, टिल ऑटम 21, ये ITA FAR 1 में मौजूद होता था इन्वेंट्री वैल्यूएशन। वहां पे बड़ा अच्छा सा हेल्दी किस्म का क्वेश्चन आया करता था, और सीएम में होता था सेकंड लेवल पर। तो वहां पर दोबारा से वो इस चीज को नहीं टेस्ट करता था। अब पीआरसी में इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, उसके बाद सिर्फ सीएमए में मेजरली है। तो इस वजह से ये काम, अब ये काम शुरू हो गया। यहां पर क्यों नहीं पूछा? इसलिए नहीं पूछा कि ये जो बच्चे थे
जिन्होंने पहले से FAR 1 पढ़ रखा था, इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग पढ़ रखा था, जिन्होंने इन्वेंटरी वैल्यूएशन पढ़ रखा था, वो अभी स्टिल ये वाले अटेम्प्ट्स दे रहे थे, तो उन्होंने इसके अंदर इसको नहीं पूछा। लेकिन अब ऑनवर्ड स्प्रिंग 24 तक ये एक लाजमी टॉपिक बन चुका हुआ है। मैंने स्प्रिंग 24 का एनालिसिस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ऑटम 23 का लिखा हुआ। ये एक बड़े अरसे बाद ये वाला टॉपिक आया, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, आफ्टर यू कैन से 7-8 ईयर्स या 4-5 साल बाद कह लें। तो ये कभी कभी का दुक्का पूछने वाला है। ये हो गया, साथ कॉस्ट फ्लो हो गया, ये दोनों मर्ज करके एक जनरल एंट्रीज पूछ ली जाती है। लेबर का चैप्टर है, लेबर का चैप्टर एक मस्ट चैप्टर आप कह सकते हैं, लाजमी है, आना ही आना है। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऑटम 20 स्प्रिंग 24 में अब आ गए यहाँ, 10 मार्क्स का। तो ये आ नहीं रहा था तब तक, जब तक ये नहीं आ रहा था तब तक ये हॉट टॉपिक था कि ये लाजमी तौर पर आएगा आएगा। ये 2-3 अटेम्प्ट्स हो गई थी, ये नहीं पूछ रहा था, लेकिन अब उसने इसको पूछ लिया है आखिरकार। तो ये ओवरहेड्स हो गए या ABC कॉस्टिंग हो गई, ये दोनों एक जैसे टॉपिक्स हैं, बिल्कुल एक जैसे टॉपिक्स हैं। दोनों में ओवरहेड्स की का ही बांटना है। ओवरहेड क्या होते हैं? खर्चे होते हैं इजाफी। PRC लेवल पर हमने थोड़ा बहुत पढ़ा इसका ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग में इसके ऊपर आज से इसके ऊपर डिटेल में बात करना शुरू करूंगा इंशाल्लाह। तो ये हमारा ग्रिड वाइज एनालिसिस है कि कौन कौन से टॉपिक्स में से आता है। तो आई कैन सेफली से कि ये वाले टॉपिक्स 1 2 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 5 ये 5 टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनके बगैर पेपर बन ही नहीं सकता, यू कैन से। लेकिन एग्जामिनर ने किया ऐसा कि उसने पेपर बनाकर थोड़ा सा दिखाया है रिसेंट अटेम्प्ट में। उसके ऊपर मैं अभी लेकर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि वो उसने किस तरीके से बनाया है। ये एक उससे पुराना हिस्टोरिकल एनालिसिस है, इससे भी हमें अंदाज़ा होता है कि जी कि हमारा कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये अंदाज़ा होता है। जिसमें वही वंस अगेन एक जॉइंट प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग और CVP एनालिसिस। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूस, जैसा मर्जी ओल्ड ग्रेड था, न्यू ग्रेड था, जो सा भी था, ये 5 टॉपिक्स तो इधर उधर हुए ही नहीं है। ये तकरीबन मस्ट टॉपिक्स में से हैं। जो ग्रेड A है इसके अंदर ये जो लेबर है ये अब एड अप हुआ है नए ग्रेड में। पुराने ग्रेड्स के अंदर आपको इसका क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं मिला करता था। क्यों नहीं मिला करता था? तब कोर्स होता था बहुत ज्यादा CMA का, क्या लें, एक ग्रेड मजीद होता था, आप ऐसे समझ लें। 2 टॉपिक्स मेजरली यहाँ से निकलकर MFA में गए हैं, बजटिंग का और एक और चैप्टर था NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाला, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जिसको हम बोला करते थे, अब भी बोलते हैं MFA के अंदर। तो वो 2 मेजर टॉपिक्स एक ग्रिड में हुआ करते थे और वो निकलकर शिफ्ट कर दिए गए। तो फिर जो 2 टॉपिक्स थे जब निकल गए तो अब रूम बन गया दूसरे टॉपिक्स पूछे जाने का। एड अप सिर्फ सिर्फ एक टॉपिक हुआ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यू कैन से, और कोई एड अप एज सच टॉपिक नहीं हुआ। निकले 2-3 बल्कि टॉपिक्स निकले, और एक छोटा सा टॉपिक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऐड हुआ, लेकिन तो वहां पर रूम बहुत अच्छा सा बन गया। और अब ग्रिड कुछ इस तरीके का डिजाइन हो गया हुआ है कि ये लेबर और इन्वेंट्री, एक ये और एक ये 2 टॉपिक्स एक हिसाब से मस्ट हो चुके हैं। तो अगर मैं 5 के बाद 6 ये बात करूं और 7 ये बात करूं, तो ये 7 टॉपिक ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मस्ट आने ही आने हैं। हल्का फुल्का सा वेरिएशन जरूर हो सकती है, लेकिन इन 7 टॉपिक्स के ऊपर काफी हद तक बेट की जा सकती है कि ये टॉपिक्स आने ही आने हैं।
करने हमने सारे हैं, पीछे बचता कुछ भी नहीं है। सिलेक्टेड स्टडी यहाँ पर हो नहीं सकती, एक टॉपिक दूसरे से लिंक्ड होता है। ये होगी हमारी कहानी। जी एक बच्चे ने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मेरा ख्याल है कोई बच्चा सवाल पूछना चाह रहा है। मैं जो बात करना चाह रहा था वो अब मैं करने लगा हूँ। सर डिसीजन मेकिंग को कैसे टैकल करेंगे? मैं टैकल करवाऊंगा ना बेटा। क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होता बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट करना भी सिखाऊंगा ऑब्वियसली इंशाल्लाह। मैंने तो तमाम चीज़ों के फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं और बुक के अंदर सारे आंसर उस फॉर्मेट पे कन्वर्ट किए हुए हैं। तो बच्चों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है इस चीज़ को टैकल करना, अ, कि किस तरीके से टॉपिक्स को टैकल करना है। तो असल में सबसे बड़ा मसला जो स्टूडेंट्स के साथ है आता है, जो स्टूडेंट्स को फेस होता है, वो फेस होता है कि जो सीएमए है वो उसके कोई सेट पैटर्न्स नहीं मिलते बच्चों को। आई कैप के आंसर्स देखते हैं तो फिर हर दफ़ा एक नया तरीकाकार से एक चीज़ मिलती है। जो मुख्तलिफ बुक्स हैं मार्केट में चलती हैं उनके अंदर भी आई कैप के सॉल्यूशंस को एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है, चाहे वो टाइप करके करवा दिया जाए चाहे उसकी स्क्रीनशॉट लेकर डाल दिए जाए। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का। आई गेस कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है और ये सवाल पूछा है कि डिसीजन मेकिंग को कैसे टैकल करें। तो हर एक के सेट फॉर्मेट्स हैं, जितने ही आपके सामने चीजें आ रही हैं हर एक का फॉर्मेट अलग से है। और तकरीबन दो फॉर्मेट्स पूरे डिसीजन मेकिंग को डील करने में, तकरीबन दो फॉर्मेट्स। जब मैं सारे पढ़ा चुका तब मैं एक समरी डिस्कस करूंगा कि ये दो फॉर्मेट्स के ऊपर सारी डिसीजन मेकिंग की कहानियां चलती हैं। तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी आपने कि इसको डील कैसे करना है। मैं इंशाल्लाह इसको बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह आपको डील करवा दूंगा और एक एम्पल प्रैक्टिस करवा दूंगा। फॉर्मेट के ऊपर आपको आंसर्स मिलेंगे, जिस फॉर्मेट पे क्लास में होगा उसी फॉर्मेट पे आपको आंसर्स मिलेंगे बुक के अंदर। जब आपको आंसर उसी फॉर्मेट पे मिलेंगे, आपने कॉन्सेप्ट उसी तरीके से किया होगा, तो आपसे सवाल शुरू भी हो जाएगा और एंड भी हो जाएगा इंशाल्लाह। आ, अगला सवाल आया है, सर हर अपकमिंग अटेम्प्ट वो सीएमए को मुश्किल करता जा रहा है। नहीं बेटा, वो मुश्किल नहीं करता चला जा रहा, वो अब सही लेवल पर आ रहा है। उसने सीएमए को बहुत आसान कर दिया था पिछली 3-4 अटेम्प्ट्स में, अब वो सही लेवल पर आ रहा है। हर हर टॉपिक के फॉर्मेट्स हैं बेटा, हर टॉपिक के फॉर्मेट्स हैं। इट्स अ मिथ के फॉर्मेट्स नहीं, ये मिथ है सीएमए की। मैंने चूंकि बुक बनाई है, बुक के अंदर अगर आप आंसर्स देखेंगे एक फॉर्मेट पे आपको आंसर्स मिलेंगे इंशाल्लाह। क्लास में करवा रहा हूँ आपको एक फॉर्मेट पे करवा रहा हूँ। ये मसला नहीं होगा कि अच्छा अब क्या करें, सवाल कैसे शुरू करें। मसला ये पेश आता है, कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि यार अब पेपर के अंदर कोई समझ ही नहीं लग रही। तो वो एक अलहदा से सीन है कि बिल्कुल ही उसने कोई बहुत ही यूनिक किस्म की चीज कर दी है और फिर उसके अंदर लॉजिक सप्लाई हो रही है। एक बच्चा कह रहा है यस सर मैं पढ़ चुका हूँ लेकिन कोई फॉर्मेट नहीं मिलते अभी तक। बेटा मैं तो फॉर्मेट के ऊपर ही चलता हूँ। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जी फॉर्मेट के ऊपर काम लोग नहीं करते हैं। मैंने तो सीएम में पढ़ाना शुरू किया था, साल किसी की बुक से पढ़ाया, फिर मैंने अपनी बुक पे काम शुरू कर दिया। मैं कि ये काम बड़ा ही जैसे कहते हैं ना, बच्चों के लिए मुश्किल है। अ, एक सवाल को एक अंदाज से करना, दूसरे सवाल को दूसरे, तीसरे सवाल को तीसरे अंदाज से, फिर बच्चों को समझाने में एक बड़ा मुश्किल काम, बच्चों के समझने में बड़ा मुश्किल काम, एक उनकी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है जिस तरीके से हम करते हैं, बाद में अगर हम ये बोलते हैं कि भाई आई कैप में ऐसे ही आंसर आया तो ये कोई लॉजिक नहीं है। मैंने
जितनी एफर्ट सीएमए के ऊपर की है, बुक के ऊपर शायद ही किसी बुक के ऊपर की हो, इतना ज्यादा कन्वर्ट करना हर सवाल को, फिर हर सवाल को ये इंश्योर करना कि ये आंसर्स ठीक है, ये इट टुक टाइम। जो फर्स्ट बुक आई थी मेरी, उसके अंदर कुछ गलतियां रह गई थी। अ, जो सेकंड बुक मेरी 2023 एडिशन आया, और ऑनवर्ड, क्योंकि कोर्स में चेंज नहीं है, मैं सिर्फ सिर्फ एक नया पास पेपर देता हूँ बच्चों को बस, कि ये लो भाई, ये नया पास पेपर, स्प्रिंग 24 का आंसर्स ये ले लो, ये ऑटम 23 का आंसर ये ले लो। तो वो आंसर अलहदा से मिलेंगे, बाकी वही बुक है और कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे से पढ़कर ये मसला नहीं होगा कि कोई फॉर्मेट्स नहीं है। ठीक, हर चीज का, हर टॉपिक के अंदर दो तीन सवाल हैं तो भी उसके अंदर भी एक फॉर्मेट, मसलन एफओएच है, तो एफओएच के अंदर भी, एफओएच के अंदर तो फिर खास तौर पे आपको काफी हद तक मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर भी मजीद फॉर्मेट के ऊपर रह के काम करना। फिर बहुत सारे लोग एबीसी कॉस्टिंग को और एफओएच को डिफरेंट अंदाज से पढ़ाते हैं, मैं उसको जैसे एफओएच है वैसे ही पढ़ा देता हूँ। जैसे एफओएच की एलोकेशन वगैरह है वैसे ही एबीसी की एलोकेशन करवा देता हूँ। बच्चों को लगता है कि यार ये तो टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है। और मजे की बात है, मैंने एबीसी कॉस्टिंग के सवालों को भी अपने फॉर्मेट पे कन्वर्ट किया हुआ है। वो वही वाले पुराने आई कैप के फॉर्मेट्स नहीं उठाए हुए। मेरी बुक के अंदर 5 या 6 पास पेपर्स हैं, जो क्या नाम है, सीए फाइनल से रिलेटेड है। उनमें से 3 को मैंने कन्वर्ट कर दिया था, जब मैंने बुक बनाई थी। 2 या 3 को मैंने बाद में अपने पास क्लास करवाते हुए कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन उसको आंसर में आपको अलहदा से उसका मिल जाएगा। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं हम। जो मैंने बात करनी है कि जो रिसेंट अटेम्प्ट में क्या हुआ बच्चों के साथ। बच्चों ने कहा कि 2 टॉपिक उसने पूछे ही नहीं है। बहुत बड़ा डॉज था ICAP की तरफ से। ये बेसिकली थर्ड ग्रेड है, ग्रेड सी। इसमें मेजरली 3 टॉपिक्स बनते हैं, या 3 चैप्टर कह लें, या 3 टॉपिक्स। एक है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, CVP। ठीक, अब उसने अगर आप देखें तो इसको ए बोला है और 1 बोला है। ये हो गया CVP का चैप्टर। फिर ये आ गया आपका डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड एरिया, जिसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग आ जाती है और बाकी डिसीजन आ जाते हैं। तीसरा चैप्टर आ गया आपका ये वाला चैप्टर। अब एग्जामिनर ने इस डिसीजन मेकिंग का, चाहे वो एक चैप्टर है, उसने हर एक को T2 का है, यानी कि ये हर टॉपिक 20 मार्क्स का पूछा जा सकता है। अब अगर वो चाहे तो इन ये जो कोई जी तक है, इनमें से कोई भी चीज उठाए और 20 मार्क्स की दे दे, 20 या 20 मार्क्स से कम। पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि एक क्वेश्चन इसमें से आता था, या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ जाता था। इस पूरी डिसीजन मेकिंग में से कोई एक टॉपिक चूज किया जाता था, या 2 को इकट्ठा मर्ज किया जाता था और दे दिया जाता था। और तीसरा या चौथा सवाल वो EOQ और इसमें से पूछता था। तो ये 3 टॉपिक कंसिडर होते थे कि ये 3 चैप्टर्स हैं या 3 टॉपिक हैं, इनमें से पेपर आएगा। लेकिन इस दफा एग्जामिनर ने ये मिथ तोड़ दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह तोड़ दी है, कि जनाब अगर एग्जामिनर चाहे तो वो इसमें से क्वेश्चन बना सकता है, वो चाहे इसमें से बनाए, तीसरा इसमें से बनाए, कहीं से भी बना दे, ये उसका इख्तियार है कि वो कहीं से भी बना सकता है। उसने ग्रेड के अंदर रहना है, उसने ये नहीं कहना कि जनाब मैंने CVP ही लाजमी पूछना है। उसने ये नहीं कहना कि मैंने लाजमी EOQ पूछना है। उसने ये नहीं कहना मैंने रीऑर्डर लेवल की कहानियां करनी है। लिहाजा ये 3 टॉपिक हमने पढ़ने तो सारे टॉपिक हैं,
चांसेस यही हैं कि जी आगे जाके भी ये दो टॉपिक खास तौर पर वो पूछा करेगा। लेकिन उसने ये मिथ तोड़ दी है इस अटेम्प्ट में, स्प्रिंग 24 में एक पेपर बनाकर, जिसमें उसने एक क्वेश्चन दे दिया अब मेक और बाय डिसीजन का, जहां तक याद पड़ता है मुझे, या फिर वो था एक शटडाउन का था, एक शायद इसका था। तो उसने यहां पर ही रख के एक जबरदस्त किस्म का पेपर फेंक दिया कि करो डिसीजन मेकिंग। मैं नहीं पूछता सीवीपी, मैं नहीं पूछता ईओक्यू, बच्चे ईओक्यू करते थक गए, रियोडर लेवल करते थक गए कि एक टॉपिक तो मस्ट है, उसने इसको किया साइड पर और डिसीजन मेकिंग के अंदर घुस गया। लेकिन डिसीजन मेकिंग में एक सवाल बहुत आसान सा था, क्या लें, एक मुश्किल था थोड़ा सा। इसी तरह से अगर हम अ, आए बी ग्रेड के ऊपर, तो उसने अगर आप गौर से देखें तो इतनी लाइन आइटम्स रखी हुई हैं। वेरिएंस एनालिसिस है, तो वेरिएंस एनालिसिस में स्टैंडर्ड रेट्स, लेबर, डिफरेंट वेरिएंसेस हैं, ये तो चलो खैर है कि जी एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर हो गया, एक वेरिएंस का चैप्टर हो गया। टारगेट कॉस्टिंग का एक सवाल है। लेकिन जो प्रोसेस कॉस्टिंग है उसके अंदर पूछना चाहे, अगर वो दो सवाल भी देना चाहे, सिर्फ प्रोसेस कॉस्टिंग में से उठाकर देना चाहे तो दे सकता है। मीन्स वो ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट का भी सवाल देना चाहे दे सकता है। वो फ्लो ऑफ कॉस्ट इन द प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम, ये कॉस्ट फ्लो कह लें, वो है नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस, ये बाकी सारा आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का ही एरिया है। वो देना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो इतना नहीं करता। उसने इस दफा ये जरूर किया, उसने कहा कि जनाब मैं इस ग्रेड को मैक्सिमम के ऊपर लेके जाता हूँ। वो 30 मार्क्स, दो बड़े सवाल इसमें से दे दिए उसने। तो तीन आपको बड़े सवाल आने हैं और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। 3 questions of 15 plus marks इक्वल टू 50 मार्क्स, और बाकी के 50 मार्क्स जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन लेस देन 15 है, तो नॉर्मली इसको रखा जाता है 10 मार्क्स तकरीबन मैक्सिमम के ऊपर। तो ये तरीकाकार है उसका पेपर बनाने का। इसमें से उसने फुल पूछा, उसने एक सवाल प्रोसेस कॉस्टिंग का बनाया, एक वेरिएंस का बनाया, और मैक्सिमम लेवल पर ले गया। और इस ग्रेड को उसने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया। अब यहां पर भी आप आए, अगर एक बंदा, जैसे उसने मिथ तोड़ी है, वो लेबर का सवाल बनाना चाहे, तो वो लर्निंग कर्व का सवाल और एफिशिएंसी या रेमुनरेशन सिस्टम के ऊपर बात करे, ये T1 8 8 मार्क्स है। 8 मार्क्स का ये बनाए, 8 मार्क्स का ये बनाए, ये दोनों को मर्ज कर दे और 15 मार्क्स का सवाल बना दे, दैट इज आल्सो पॉसिबल। ये भी 8 मार्क्स हैं। मींस इस अकेले एरिया में से, लेबर के एरिया में से 8 8 8 मार्क्स पूछे जा सकते हैं। मींस एक बड़ा सवाल बनाना चाहे तो बना सकता है। सो लिहाजा जब आप स्टडीज करें तो आपके सामने ये ग्रेड भी होना चाहिए, आपके जेहन में ये बात लाजमी तौर पर आ जानी चाहिए कि वो कुछ भी कर सकता है। चलें जी, ये बात तो हो गई हमारी मुकम्मल। अब मेरे आपसे कुछ सवाल है, कुछ पढ़े लिखे बच्चे भी मौजूद हैं। रीजन ऑफ फेलियर्स क्या होंगी, क्या वजह है सीएमए में फेल होने की? सीएमए में फेल होने की रीजन?
लैक ऑफ प्रैक्टिस और पेंडिंग लेक्चर, बेटा कैसे खत्म होंगे? ये कैसे खत्म होगा? और लैक ऑफ प्रैक्टिस कैसे खत्म होगी? अब अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो 2 महीने पहले मेरे ये ओरिएंटेशन सुन रहा हो, तो कैसा लगेगा? क्या होगा? क्या एक बंदा जिसने नियत कर रखी है कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करनी, मैं बस क्लास लेक्चर ले लूंगा, बस काफी है, तो क्या मैं चाहे फिजिकल पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, क्या मैं स्टूडेंट को बांध सकता हूँ, डंडे मार सकता हूँ, नहीं तू पुत्र काम नहीं करके आया, क्लास के अंदर भी? क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? करना किसने है? ना मैं फिजिकल क्लास में डंडे मार सकता हूँ, मैं सिर्फ सिर्फ थोड़ी सी बेइज्जती कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ तो। यार तुमका आज भी काम नहीं करके आए। ये भी मैं कब कर सकूंगा? मैं जब स्टार्ट करूंगा, पहले 10 15 20 दिन, मैं महीना कर लूंगा कि यार मैं बच्चों का उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस बनाने के लिए मैं क्या करूं, मैं चेक कर लिया करूं भाई इन्होंने होमवर्क किया कि नहीं किया। स्टिल एक बच्चा नहीं करता, क्या मैं ये कर सकता हूँ कि यार मैं कहूँ भाई तू क्लास ना ले, निकल जा क्लास से, तू अहल ही नहीं क्लास लेने का? क्या ऐसा पॉसिबल है मेरे लिए? मेरे लिए ये भी पॉसिबल नहीं है। पेंडिंग लेक्चर हैं किसी के, तो कवर किसने करने हैं? वो भी आपने करने हैं। बच्चों का सबसे बड़ा मसला इस पेंडिंग लेक्चर का ये है कि आज एक लेक्चर मिस हुआ, तो बच्चा ये सोचता है कि यार मैं अगले दिन जाऊंगा ना, मुझे समझ नहीं लगेगी। हो सकता है वो आए उसे समझ लगे भी ना। नहीं, एक चीज एक दिन एक बेस सेट की गई है एक चैप्टर की, तो फिर आगे उस बेस से आगे सीढ़ियां चढ़नी है। नो डाउट अबाउट दैट। क्या उसे बिल्कुल भी समझ नहीं लगेगी? क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिल्कुल भी समझ ना लग रही हो? ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि ये आपको बिल्कुल ही ना समझ लगे। आपसे एक लेक्चर रह जाता है तो आप क्या करते हैं? पेंडिंग पे पेंडिंग, अच्छा मैं बाद में कर लूंगा, मैं बाद में कर लूंगा, मैं पहले ये टॉपिक कर लूँ ना तो फिर मैं आगे मैं मैच कर जाऊंगा, ये या कर जाऊंगी, ये चीज पेंडिंग चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। इसका हल यही है कि एक तो पेंडिंग करे ना, लाइव आए। सबसे बेहतरीन हल है कि जी अपने ऊपर लाजिम और मलजूम कर लेंगे आपने लाइव ही पढ़ना है, आपने रिकॉर्डिंग के ऊपर जाना ही नहीं है। रिकॉर्डिंग सिर्फ सिर्फ रखनी है कि यार अगर कोई बाद में होमवर्क करते हुए कोई चीज समझ ना लगी, भूल गए, तो मैं दोबारा से देख लूं जरा सा। ये इसके लिए होती है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं यार मैंने रात को 12 बजे बैठना है, साथ मैंने लेक्चर कर रहे होना है, साथ में म्यूजिक चलाया होना है, मैंने 150 की स्पीड के ऊपर सुनना है। वो 150 की स्पीड के ऊपर चलते चलते जो सी असल चीज है वो दरमियान में वैसी मिस हो जाती है। तो ये पेंडिंग लेक्चर्स कवर करने का तरीका कार नहीं है। कोई मिस हो जाता है तो भी क्या करो? टेक क्लासेस, डेस्पाइट आपको 1 2 दिन ना समझ लगे। लेकिन साथ साथ पिछला कवर करो। अब जब पिछला पढ़ोगे तो तुम्हारे जो करंट लेक्चर है ना वो भी रिलेट कर जाएगा, हाँ सर ने ये वाली बात कही थी, और ये तो इस लेक्चर में सर ने समझाई थी। ठीक। अब कोई कोई चीज रिपीट हो जाती है, लेकिन पहले 2 3 लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चैप्टर के।
अब आपके जितने भी चैप्टर्स हैं सिवाय इक्का दुक्का चैप्टर्स के, बाकी सारे के सारे चैप्टर्स ऐसे ही हैं, इधर शुरू हुए उधर खत्म हुए, इधर शुरू हुए उधर खत्म हुए, एक एक वीक का चैप्टर है। गिनती के चैप्टर हैं जो अ, जरा ज्यादा टाइम लेने हैं। एक प्रोसेस कॉस्टिंग है, चूंकि ये दो चैप्टर्स हैं, क्या लें, इसलिए इसने टाइम लेना 15 दिन। प्रोसेस कॉस्टिंग मेरा टाइम है बच्चों को करवाने का, इंक्लूडिंग ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट, 15 से 16 दिन। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं ये तकरीबन 7 से लेकर 9 दिन के दरमियान में खत्म हो जाते हैं, और कुछ चैप्टर 3 दिन में भी खत्म हो जाते हैं। तो जब आप को चैप्टर्स ही 4 4 5 5 दिन के हैं या 6 दिन के हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका अगर कोई पेंडेंसी रह जाती है तो वो 4 5 दिन के अंदर खत्म होनी चाहिए। अगर आप ये वाला काम करते जाएंगे, एक दिन मिस हो गया, 2 दिन मिस हो गया, नहीं समझ लग रही, स्टिल आप लेते रहेंगे, तो जो ही नया चैप्टर शुरू होगा, किसी और के ऊपर रिलाय नहीं करना है भाई मुझे बता देना नया चैप्टर शुरू होगा, उसके ऊपर रिलाय नहीं करना। ये अपने ऊपर लाजिम मलजूम बांध लें कि आपने क्लास के साथ चलना है। मैंने 31 जुलाई को इंशाल्लाह कोर्स खत्म करना है, तो आपने 31 जुलाई को ही खत्म करना है। वी नीड अ वेरी गुड comprehensive रिवीजन, नॉट वन रिवीजन, वी नीड 2 to 3 रिवीजन्स, फिर आराम से पेपर पास होता है। तो ये तो पेंडिंग लेक्चर्स का तो हल मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको बांध नहीं सकता। मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूं, मैं फिजिकल क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो, मैं आपको बांध नहीं सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फिजिकल क्लास होगी हल्की सी बेइज्जती कर दूंगा, लाइव क्लास होगी तो हल्की सी बेइज्जती कर सकता हूँ कि पूछ लूँ भाई होमवर्क किया कि नहीं किया, मेरे सामने तो नहीं होंगे, कोई नहीं बोलेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। फिजिकल क्लास में बस ये बेनिफिट हो सकता है कि मेरे सामने बच्चा होगा, मैं उसको जरा सी मीठी मीठी बेइज्जती कर दूंगा, बस ये काम हो जाएगा। मैंने डंडे तो मारने नहीं है। भाई नुकसान कर रहा है तो अपना कर रहा है, मेरा कोई नुकसान तो नहीं कर रहा। ठीक, डंडे मारने का दौर ही खत्म हो गया, मारनी प्यार वाली कहानी आ गई। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस है ऑब्वियसली, है पेंडिंग लेक्चर है ऑब्वियसली, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। कॉप कैसे करना है मैंने वो भी बता दिया। अब आप कोई और बताएं, फिर मैं जाऊंगा एग्जामिनर के मुताबिक क्या क्या रीजंस ऑफ फेलियर्स हैं। जी बेटा। है कोई आपके जहन में कोई? नहीं तो मैं तो डिस्कस कर ही दूंगा इंशाल्लाह। सर होमवर्क करने बैठो तो सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान जाता है, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। दी सॉल्यूशन, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, आप आंसर की तरफ पहले जाते हैं और खैर से सॉल्यूशन देख लेते हैं, आपको समझ नहीं लगता। पेपर में तो ऐसा नहीं होगा, पेपर में तो माइंड एक्टिविटी चाहिए। अभी वक्त है, उस वक्त वक्त नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पास अभी वक्त है अपने अमाल को बेहतर बनाने का, अपनी आखिरत को संवारने का। बाद में जब तीर कमान से निकल जाएगा, डेथ हो जाएगी, आई कैप के पेपर हो जाएंगे, तो तीर कमान से निकल चुका होगा, उस वक्त प्रैक्टिस का टाइम नहीं होगा। तो काइंडली सॉल्यूशन ना देखा करें, माइंड एक्टिविटी किया करें, गलत हो जाए खैर है। अच्छा, अब इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का ये है कि अ, उनको वंस अगेन फॉर्मेट पे चूंकि आंसर्स नहीं मिलते, वो
सॉल्यूशन में भी जाके टकरे मारते हैं, सॉल्यूशन में जाकर भी इतनी टकरे मारते हैं, उन्हें फिर भी समझ नहीं लगता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरी बुक के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगा इंशाल्लाह। आपको सॉल्यूशंस फॉर्मेट में मिलेंगे, लिहाजा अगर आपकी कोई किसी स्टेप की गलती होगी आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह कि ये फलाने स्टेप की गलती बस आपसे हो रही है। तो सॉल्यूशन नहीं देखना। 30 मिनट का अगर एक क्वेश्चन है, कोई आपका 15 मार्क्स का सवाल है, कोई 10 मार्क्स का सवाल है, टाइम बाउंड होकर करें। एक तो मोबाइल को लगा दें, ये इससे दूर हो जाए, ये चित्र मोबाइल से, स्टॉप वॉच इसके ऊपर चला दें कि भाई मैंने तो अभी शुरू किया, मैंने इसको खत्म करना है, टाइम बाउंड होकर खत्म करना है। तो आपकी वो वाली जो लैक ऑफ प्रैक्टिस है, कि आपके पास सॉल्यूशंस हों, लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्या क्या नाम है, आपके पास जो लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है टाइम मैनेजमेंट की, पेपर में टाइम मैनेज नहीं होता, तो वो भी आपका इस तरीके से मैनेज हो जाएगा। बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं, सीएमए में हम बड़ी मेहनत करते हैं टेस्ट बनाने की, स्टिल जितने भी पास पेपर हैं बेटा, हर एक टेस्ट है। आप हर एक को टेस्ट लेकर करोगे तो क्या ही मजा आ जाएगा। आप कहेंगे एंड पर कि यस जबरदस्त तैयारी हो गई है, पेपर भी इंशाल्लाह जबरदस्त हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन का प्रॉब्लम हो गया। अगला क्वेश्चन के ऊपर आता हूं मैं। क्वेश्चन पहले स्टार्ट नहीं होता और फिर जब सॉल्यूशन देखते हैं तो फिर क्यों फील होता है कि ये तो मुझे आता है, काइंडली आंसर। हाँ, तो बेटा बात वही है ना कि असल तो चीज है कि जी आप उस तरीके से कर ही नहीं ना रहे। मैंने तो वही वाली बात की आपको कि स्टूडेंट्स उस तरीके से कर ही नहीं रहा जिस तरीके से सीएमए को करना चाहिए है। सीएमए इज अ फॉर्मेट बेस्ड पेपर। कोई ऐसा मसला नहीं है कि जी इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, इसके फॉर्मेट्स हैं। एग्जाम में क्वेश्चन का सिरा ही नहीं मिलता। कौन से टॉपिक का? डिसीजन मेकिंग। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जी मिल सकता है, फिर कितने क्वेश्चन आपने फॉर्मेट बेस्ड किए बेटा? जब आपको यही नहीं पता होगा आपको करना क्या है, तो नहीं मिलेगा। अक्सर क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग हो गया, सीवीपी हो गया, इनका अक्सर बच्चों को सिरा नहीं मिलता। सीवीपी का अक्सर नहीं मिलता। उसका एक तरीका कार है। सीवीपी क्वेश्चन करने की अपनी एक टेक्निक है, डिसीजन मेकिंग करने की अपनी एक टेक्निक है। नॉर्मली इन्हीं दो के अंदर प्रॉब्लम होती है। समटाइम्स वेरिएंस के अंदर हो जाता है, लेकिन वेरिएंस क्योंकि फार्मूला बेस्ड है वो कर जाते हैं बहुत सारे बच्चे। अब जब आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको सीवीपी का भी तरीका मिलेगा कि इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है। इसका सिरा ढूंढना पड़ता है। सिरा ढूंढना मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह कि कैसे करना। और जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग में बेटा ये जो दो तीन टॉपिक्स हैं, ये तो बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं। मेक और बाय डिसीजन या स्केर्स रिसोर्सेज। जो स्पेशल ऑर्डर है ये रेलेवेंट कॉस्टिंग बेस्ड है, ये इसके अंदर पूरी रेलेवेंट कॉस्टिंग अप्लाई होगी। जो फर्दर प्रोसेसिंग है ये शटडाउन है, इसमें एक फॉर्मेट के ऊपर आप जब आप चलेंगे तो आपको सिरे भी मिलेंगे। आपको ये भी पता चलेगा सवाल में से इजी मार्क्स कैसे निकालने, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स कैसे निकालने। हमसे पासिंग मार्क्स नहीं निकलते, ये प्रॉब्लम होती है। तो इंशाल्लाह आप साथ साथ चलेंगे, इंशाल्लाह ये सिरे भी मिलेंगे, सब कुछ होगा, फॉर्मेट्स के ऊपर आंसर्स भी होंगे।
अब बात करते हैं कुछ एग्जामिनर के मुताबिक रीजन ऑफ फेलियर्स क्या है। टाइम हमारा हुआ ही नहीं पड़ा। आई थिंक सो टाइम हमारा हुआ पड़ा है तकरीबन। आज बातें जरा इसके ऊपर हो गई। सम आओ मैं थोड़ी थोड़ी सी रीजन ऑफ फेलियर्स डिस्कस करके कंक्लूड करता हूँ, एंड करते हैं। एग्जामिनर विदाउट स्ट्रेटजी चलते हैं और विदाउट फॉर्मेट्स चलते हैं, तो जिसकी वजह से उनको सिरा मिलना ही नहीं है। ये है सीएमए में सबसे बड़ी रीजन फेलियर की, कि वो विदाउट स्ट्रेटजीज और विदाउट फॉर्मेट्स चलते हैं। फिर बहुत सारी लॉन्ग वर्किंग्स परफॉर्म करते हैं, अननेसेसरी लॉन्ग वर्किंग्स जिसकी जरूरत ही नहीं होती। तो हम किसी जगह पर लॉजिकल वर्किंग की तरफ लेकर जाऊंगा मैं आपको, और किसी जगह पर मैं शॉर्टकट्स के ऊपर लेकर जाऊंगा। किसी जगह पर जैसे मार्कअप मार्जिन है, मैं आपको फार्मूला बेस करूंगा, मैं ये सोचने पर मजबूर नहीं करूंगा कि जी 100 किसको लेना है और 100 किसको लेना है, किस केस में 100 किसको लेना है। तो मैं आपको फार्मूला बेस ले जाऊंगा। जस्ट आपको ये देखना होगा मार्कअप का फार्मूला है, मार्जिन का फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, वो लग जाएगा आपका। सोचने का टाइम कम हो जाएगा इंशाल्लाह। एक्सेसिव टाइम ऑन इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एज वेल, ये काम कर जाते हैं बच्चे और फिर उनके पास टाइम नहीं होता। सिलेक्टिव स्टडी और लैक ऑफ प्रैक्टिस इज द मेन थिंग। लैक ऑफ अटेंशन टूवर्ड्स द डिटेल एंड रिक्वायरमेंट, सवाल कुछ पूछा जाता है, आंसर कुछ और करना शुरू होते हैं, हिस्टोरिकली जो आपने सीखा होता है उस हिसाब से। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप गौर से नहीं पढ़ते और इग्नोर कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपका कहानी गड़बड़ हो जाती है। एग्जामिनर कहता है कि जी आपकी सिलेबस कवरेज क्या होनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए, उसने सजेशन दी है। बच्चे पूरा पढ़ते ही नहीं है, कोई नोट लिखा हो तो वो भी नहीं पढ़ा बच्चों ने। लिहाजा एग्जामिनर कहता है कि जी काइंडली गौर से तो पढ़ लिया करो। विदाउट स्ट्रेटेजिंग स्ट्रेटेजाइज एंड फॉर्मेट्स, तो फॉर्मेट्स के ऊपर नहीं चलता। ये बात नहीं, ये बात के लिए है, रिवीजन के लिए लिखी हुई है मैंने स्ट्रेटेजीज, तो ये तो बाद में डिस्कस होगी। ईओक्यू भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। ये क्वेश्चन आया जी बेटा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के कौन सी क्वांटिटी ऑर्डर करें कौन सी ना करें, ये भी एक डिसीजन है। तो ये पूरा का पूरा एरिया एक हिसाब से डिसीजन मेकिंग का ही एरिया है, ग्रेड सी। कल इंशाल्लाह पढ़ाई का प्रॉपर आगाज करेंगे इंशाल्लाह। आज बस हमने इतना ही कर लिया। टाइम अप हो गया, अब अगली क्लास पढ़ाते हैं हम। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे, और वहां से शुरू करूंगा कॉन्सेप्चुअली, जहां पर वो वाले बच्चे जो पीआरसी पढ़कर आए हैं उनका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत डेवलप्ड है, उस एरिया से हम शुरू करेंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग पढ़कर आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी है, इन्वेंट्री पढ़ी है, तो दो टॉपिक ऐसे हैं जो जैसे मैं रिलेट कर सकता हूं। तो मैन्युफैक्चरिंग से मैं इस दफ़ा शुरू करूंगा, जो उन्होंने पढ़ा है, जो पढ़ चुके हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग वाला चैप्टर आप रिवाइज भी कर सकते हैं, रिवाइज कर लें, अब मज़ीद आसानी हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग के लिए। पीआरसी वाले स्टूडेंट्स जो रिपीटर हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। सर आप R2 पढ़ा रहे हैं, मेरा R2 इस दफ़ा नियर पीयर पर चल रहा है ओनली। ठीक है जी, थैंक यू। इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं और कल से प्रॉपरली आगाज करेंगे। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, छोटी ईद की छुट्टियां, बड़ी ईद की छुट्टियां, तो हमने ज़रा वंस अगेन स्ट्रेटेजाइज होके चलना है, और हमने कोर्स एंड करना है इंशाल्लाह 31 जुलाई को। R2 की ओरिएंटेशन बेटा मैंने सिर्फ सिर्फ हो सकता है मैं जो उसकी रिकॉर्डिंग है ना वो आज ही कर दूं,
उसके सारा तरीकाकार आज ही हो सकता है मैं रिकॉर्ड कर दूं और मैं अपलोड करवा दूंगा कल तक कोप्सो। तो वो रिकॉर्डेड वर्जन में ही आ जाएगी आपके पास इंशाल्लाह वहाँ पर। अब सिर्फ सिर्फ एक दो पॉइंट्स चेंज करने हैं, बाकी सारी ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ डिस्कशन है वो करनी है, और पेपर पैटर्न से रिलेटेड कोई और बातें करनी है। पढ़ना किस तरीके से है, किस तरतीब में पढ़ना है, इस तरह की चीज़ों के ऊपर बातें करनी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काम ऑलरेडी डन है, वही वाली बात, स्ट्रेटेजाइज होकर चल चल रहे हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। वहाँ पे भी फॉर्मेट्स हैं, R2 में तो है ही फॉर्मेट ना बेटा। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, R2 में इतने प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी। वहाँ पे फॉर्मेट्स की कहानी का मसला नहीं होता, यहाँ पे मसला होता है, बच्चों को CMA में प्रॉब्लम होती है। ओके, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।